वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास में एक क्लास और आगे बढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले की जो क्लास हुई थी इसमें हम लोगों ने जो भारतीय इतिहास है इसका विभाजन लिपि के आधार पर किस प्रकार से किया गया था उसको समझ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने चाहे यूपीपीसीएस को टारगेट किया है या फिर आरओ का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। और जितनी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल ये कैसे बांटा गया है, ये सब कुछ आपको इस पीडीएफ में दिया गया है। तो चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने के लिए हैंड रिटन फॉर्मेट में चीज़ों को समझाया जा रहा है ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप यूपीपीसीएस 2026 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास पर। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो इनको दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया था। मतलब इनका विभाजन कैसे था, एक लिपि के आधार पर था और एक उपकरण के आधार पर। लिपि के आधार पर देखिए यहाँ पर ये क्लास हुई है। जैसे देखिए लिपि के आधार पर क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक में लिपि नहीं थी, इनकी जो जानकारी है साक्ष्यों के आधार से मिलती, जैसे पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि है लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल में लिपि भी है, उसको पढ़ा भी गया है। अब पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बताई गई थी। तो यहीं पर अब ये चीज़ भी हम लोग समझ लेते हैं कि उपकरण, जो हथियार थे, उपकरण थे कैसे, तो उसके आधार पर कैसे बांटा गया। तो अगर उपकरण के आधार पर वर्गीकरण को समझना है तो ये बहुत ही आसान है। देखिए, उपकरण की बात करें तो किस प्रकार के टूल्स चला करते थे, ये टूल्स किससे बने थे, इसी आधार पर वर्गीकृत किया गया। जैसे टूल्स के आधार पर सबसे पहले आप देखेंगे तो पाषाण काल आएगा। पाषाण काल मतलब यहाँ पर जो उपकरण है ये पत्थर के हैं। अब पाषाण काल को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे पूरा पाषाण काल है, नौ पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, इन सबको देखेंगे। पाषाण काल में जो उपकरण प्रयोग किए जाते थे ये पत्थर के उपकरण थे। फिर मनुष्य थोड़ा सा जानकार हुआ, चीज़ें आगे बढ़ी, तो अब जो अगला समय आएगा ये आएगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर तांबे के उपकरण चलने लगे और साथ ही साथ पत्थर के हैं। देखिए, जब भी समय आगे बढ़ेगा ना तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो पिछला उपकरण है वो बंद हो जाएगा। जैसे इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आज के दौर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल होने लगा है ना, सबके पास स्मार्टफोन है, लेकिन कीपैड सेट अभी बंद नहीं हुआ है, चल रहा है भाई। कार का ट्रेंड बढ़ गया, कार बहुत ज़्यादा हो गया, बाइक बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन साइकिल बंद नहीं हुआ, वो चीज़ें चल रही हैं। जैसे पाषाण, जब आप आगे बढ़ेंगे ना ताम्र पाषाण काल, तो ऐसा नहीं कि एक झटके में पूरा, मतलब पाषाण आते पूरा या ताम्र आते पूरा पाषाण बंद हो जाएगा, वो चीज़ चलता रहेगा, बस वहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी। इसके बाद फिर ताम्र पाषाण के बाद जो अगला प्रमुख युग आता है ये कांस्य युग है। कांस्य युग का मतलब अब यहाँ पर कांस्य का प्रयोग किया जाने लगा। कांस्य का मतलब ब्रांज। अब कांस्य में ना ब्रांज भी चलेगा, मतलब कांस्य भी चलेगा, तांबा भी चलेगा, दोनों चलेगा। अच्छा, कांस्य एक मिश्र धातु है, ये किससे बना है ये कई बार पूछा जाता है, तो ये कॉपर और टिन से मिलकर बना है, ये चीज़ याद रखिएगा, कॉपर और टिन से। और इसके बाद आएगा लौह युग। लौह युग में लोहे के उपकरण का इस्तेमाल होने लगा। तो इस तरीके से ये उपकरण के हिसाब से चीज़ों को बांटा गया है। अब इसके बाद जब प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत की बात करेंगे, ये जो जितनी चीज़ें आपको पता चली हैं ये कहाँ से निकल के आए, कैसे निकल के आए, अगर स्रोत के आधार पर देखा जाए कि कैसे जानकारी पता चली, तो देखिए इतिहास का जो स्रोत है ये दो प्रकार से, जितना भी मतलब जहाँ से पुरातात्विक स्रोत मिले, जैसे पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई से प्राप्त हुए, तो कुछ जो इतिहास के साक्ष्य हैं पुरातात्विक हैं। पुरातात्विक मतलब खुदाई पर जो उपकरण मिले हैं, जो हथियार मिले, इनके आधार पर। और जब लिपि का विकास हो गया तो यहाँ से आ गया साहित्यिक स्रोत।
साहित्यिक का मतलब अब साहित्य का विकास हो गया, तो जो साहित्यिक रचनाएं रची गई, साहित्यिक स्रोत भी इसमें शामिल है। अब पुरातात्विक की बात करेंगे, पुरातात्विक में क्या क्या आएगा, तो जैसे इसमें जो अभिलेख हैं, अभिलेख मतलब जो राजाओं ने अभिलेख बनवाए थे, तो अभिलेख से कुछ जानकारी प्राप्त होती है, ठीक, अभिलेख देखा गया है ना। इसके अलावा जो स्थापत्य है, स्थापत्य में मूर्ति आ गया, भवन आ गया, ये सब चीज़ है, कोई स्मारक बना है ना, स्थापत्य कला है, इससे कुछ जानकारी प्राप्त होती है। देखिए अब जैसे आपको कोई मूर्ति मिली, तो मूर्ति से ये पता चला कि उस समय में किसकी पूजा की जाती थी। जैसे मान लीजिए कोई सिक्का मिला आपको, तो सिक्के से पता चलेगा कि वहाँ का व्यापार कैसा था, जैसे सोने का सिक्का ज़्यादा मतलब सोना ज़्यादा था, है ना, इस तरीके से। जैसे मूर्तियों पर चित्रकला बनाए, तो ये सब जानकारी प्राप्त होती है। और साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसमें कुछ भारतीय साहित्य हैं, भारतीय मतलब जो भारतीयों ने लिखा है, और इसी तरीके से कुछ विदेशी साहित्य है, विदेशी साहित्य मतलब विदेशियों ने लिखा है। देखिए जैसे भारतीय साहित्य की बात करेंगे तो इसमें विशेष तौर पे कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, राजतरंगिणी है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा हुआ है, मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त ने लिखा है, ये सब चीज़ें भारतीय। अब भारतीय में ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसी तरीके से लौकिक ग्रंथ भी है। जैसे ब्राह्मण साहित्य की बात करें, वेद हो गया, आरण्यक है, उपनिषद है, इन सब से भी जानकारी मिलती है, ठीक। और वहीं पर विदेशियों की बात करें तो विदेशी, कई प्रकार के विदेशी आक्रमणकारी भारत आए थे, तो उनके साथ कुछ मतलब इतिहासकार भी आए थे जिन्होंने चीज़ों को लिखा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सिकंदर से पहले भी कुछ आए थे, जैसे टेसियस है, हेरोडोट्स है। सिकंदर के साथ निरयाकस आया हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के बाद मेगस्थनीज, जो कि मेगस्थनीज इंडिका लिखा था उसने, है ना। चीनी यात्री में फायान है, सुंग युंग है, वेनसोंग है, इत्सिंग है। अरबी आक्रमणकारी जब आए थे, तुर्की आक्रमणकारी आए थे, तो उनके साथ भी कुछ इतिहासकार आए थे, तो उन लोगों ने लिखा जिससे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, जो कि ये समय बताया गया, तो इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। जैसे ऋग्वेद की रचना का काल, अब ऋग्वेद जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है, यहाँ से भारत की जानकारी प्राप्त होगी। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया। उत्तर वैदिक काल 1000 से 6000 ईसा पूर्व तक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है ना। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ है। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व। ये सब चीज़ें जो दी गई हैं पीडीएफ में ना, इसको भी अभी विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, आगे सब मिलेगा, है ना। अब जैसे यहाँ पर देखिए दिया, जनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों के में नगर का विकास, उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब 500 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। नंद वंश 345 से 321 ईसा पूर्व है ना। भारत पर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर, सिकंदर का हमला 327 से 326 ईसा पूर्व में हुआ है। सिकंदर पर आक्रमण, ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना 321 ईसा पूर्व में, मौर्य वंश की स्थापना होती है। इसके बाद मौर्य वंश देखिए कहाँ से कहाँ तक चला, 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 313 में बताया गया, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय, सेल्यूकस जो था ये सिकंदर का सेनापति था, तो ये जो 305 ईसा पूर्व में हार जाता है। हारने के बाद इसने अपनी बेटी हेलेना, है ना, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था, है ना। अब इसी तरीके से संगम साहित्य की रचना दी है। अंग्रेजों का शासनकाल है, तो देखिए ये अशोक का शासनकाल, है ना। कलिंग पर विजय, जो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, तो एक एक चीज़ें यहाँ पर लिस्टिंग के माध्यम से दी गई है। तो जब चीज़ों को आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो लिस्टिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये पीडीएफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको रखें, साथ में रखेंगे तो नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, चीज़ें समझते हुए चलेंगे। तो ये छोटी सी क्लास रही। अब अगली वीडियो में हम लोग जो भारतीय इतिहास है इसके स्रोत में, जैसे पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो देखिए यहाँ पे अभिलेख से चीज़ें शुरू हुई है ना। देखिए यहाँ पर पहले अभिलेख है, तो एक एक अभिलेखों को समझने की कोशिश करेंगे कि अभिलेख कैसे स्टार्ट हुआ, क्या होता है, कहाँ होता है, क्या इसका उद्देश्य है, तो एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।